हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 ये वाला करेंगे। तो इसकी फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। ये आपकी पार्ट 2 होगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारा इसके शॉर्ट नोट मैंने बनाए हुए हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था। बस आपको इसको इग्नोर करना है, ठीक है। ये बस मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि 565 था या 562 है, ठीक है। तो ये आपको इग्नोर करना है। ये बहुत पहले लिखा था मैंने, ठीक है। ये आपको इग्नोर करना है। तो आज हम ये वाला टॉपिक करेंगे, सरकार एवं कानून, ठीक है। तो सरकार क्या क्या काम करती है, क्या सरकार ने कानून बनाए हैं, क्या हमारे संविधान जो है वो सरकार ने तय करी है, किसने कराए, क्या करा, ये सारा आज हम करेंगे, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट है वो आपके कानून बनाती है, और जो भी लोग हैं, लोग ही देश में रहते हैं, तो जो भी लोग देश में रह रहे हैं वे उन कानून को मानते हैं, कानून का पालन करते हैं, ठीक है। और सिर्फ यही एक तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है, ठीक है। अब जैसे गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो कानून बना सकती है, वैसे उसके पास ये पावर भी होती है कि वो कानून मानने के लिए लोगों को बाध्य करे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा है कि सड़कों पर जो लोग गाड़ी चलाते हैं, हेलमेट, जैसे कोई बाइक चला रहा है और हेलमेट वगैरह नहीं लगा रखी है, या कार में सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है, तो उनसे लाइसेंस मांगा जाता है, और अगर उनके पास नहीं होता है फिर उनका चालान कटता है ना। तो अगर कोई भी लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है, या फिर भुगतान भरना होता है, जुर्माना जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सरकार कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। अब सरकार जो भी काम कर रही है तो उस पर आपको उस पर निगरानी भी रखनी होती है, ताकि सरकार अपनी जो भी एक रेखा है उससे बाहर जाकर काम ना करे। किसी ऐसा ना हो कि किसी अल्पसंख्यक का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और बहुसंख्यक पर ही ध्यान दे रही है वो गवर्नमेंट, तो नहीं। अगर आपको कभी लगे कि कोई ऐसा कानून मतलब पारित हुआ है संसद के थ्रू कि जो आपको किसी अधिकार से वंचित कर रहा है, या आपको वो सही नहीं लग रहा है, आपके हित का उल्लंघन कर रहा है, महिलाओं के लिए ठीक नहीं है, तो फिर आप कोर्ट में उसके लिए कह सकते हैं, उनके लिए आप बोल सकते हैं कि नहीं, ये वाला कानून हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो अगर कभी सरकार के लिए लोगों को लगता है कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, या लोग तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर सरकार ने कानून बना दिया है, सरकार ही उस कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनका पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप कोर्ट जा सकते हैं और ये क्लेम कर सकते हैं कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब आपको कोर्ट ही, जो न्यायालय है, वही आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे कि सरकार के प्रकार, ठीक है। तो एक लोकतांत्रिक सरकार दी हुई है आपकी बुक में, और एक राजतंत्रीय सरकार, ठीक है। तो सरकार को कोई भी डिसीजन लेने या फिर कानून का पालन करवाने, यानी कि उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है, तो ये चीज़ आपकी इस पर डिपेंड है कि आपके देश में गवर्नमेंट कैसी है, ठीक है। अगर आपकी गवर्नमेंट अगर लोकतांत्रिक है तो उसमें लोग ही मतलब सरकार को ये शक्ति देते हैं कि क्या करना है। अगर आपने कोई कानून बनाया है तो उसे पालन करना है तो लोग फॉलो करेंगे। बट अगर आपके देश में राजतंत्रीय सरकार है तो राजा या रानी जो भी निर्णय लेंगे उन्हें अपने निर्णय के आधार नहीं बताने होंगे, ना ही उन्हें अपने निर्णयों की सफाई देनी होगी, ठीक है। बट डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जैसे कि इंडिया आपका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अगर कोई भी डिसीज़न अगर गवर्नमेंट लेती है तो उसे उन डिसीजंस के आधार बताने होते हैं, और उसने क्यों ऐसा करा है, लोगों की भलाई है उसमें या नहीं है, तो उसे पूरी अच्छे से अपने निर्णयों की सफाई देनी होती है। क्यों? क्योंकि जो जनता होती है वही अपने प्रतिनिधि को इलेक्ट करती है, चुनती है, सेलेक्ट करती है, जो आप कह लें, और यही प्रतिनिधि आगे चल के सरकार बनाते हैं। फिर यही लोग जनता पर अपना शासन करते हैं ना। शासन कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि लोकतंत्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग खुद अपने ऊपर शासन करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो अपने ही गवर्नमेंट को इलेक्शन में वोट देकर जितवाती है, दैन वही उन पर शासन करते हैं ना। और बट राजतंत्रीय सरकार में ऐसा नहीं होता है। इसमें ये होता है कि राजा के पास जो सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है, और वो अलग अलग मुद्दे, जैसे कि क्या लोगों के लिए
अच्छी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें बुरी है, तो इन पर वो इन्हीं सलाहकारों से चर्चा करती है। और क्या डिसीज़न लेना है वो भी उसी में बातचीत होती है। लोगों को इसमें भाग लेने का कोई भी वो नहीं होता है कि कोई भी ऐसा वे नहीं जिसके थ्रू ये भाग ले सके राजतंत्रीय सरकार के निर्णय में, या उनके कुछ ऐसा नहीं होता है कि संगठन बनाने वगैरह की आज़ादी, तो ऐसा नहीं होता है राजतंत्रीय सरकार में। तो लोकतंत्रीय सरकार के बिल्कुल ही अपोजिट में है राजतंत्रीय सरकार, ठीक है। और तो ये आपके सरकार के प्रकार थे, तो लोकतंत्रीय सरकार और राजतंत्रीय सरकार, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोकतांत्रिक सरकार ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको पता है इंडिया एक कैसा कंट्री है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर हर इंसान को वोट देने का अधिकार है, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आप कहते हैं, ठीक है। और आज इंडिया में अगर डेमोक्रेसी तो क्यों है, क्योंकि हिंदू, मुसलमान, सिख, बहुत सारे लोग, महिलाएं, पुरुष, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी है ना। क्रांति हुई है, जेल गए हैं लोग, बहुत ही ज़्यादा विरोध किया, तब जाके इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना है, ठीक है। लोगों ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है इसके लिए, ठीक है, तभी जाके इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना है, ठीक है। तो आगे तो देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सिंपल है कि यहाँ पर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। लोगों के पास ये शक्ति है कि वो अपने नेता को जब चाहे चुन सकती है। और जब भी 5 साल 6 साल के बाद आपकी गवर्नमेंट बदलनी है, जैसे इंडिया में 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो वहाँ पर वो अपने नेता को बदल भी सकती है। कैसे? तो वोट के जरिए, ठीक है। तो आज के समय में क्या होता है, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, वो वोट के जरिए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। फिर ये प्रतिनिधि आगे चल के सरकार प्रतिनिधि आगे चल के सरकार बनाते, फिर वो जनता के लिए निर्णय लेते हैं, उन पर शासन करते हैं। और कोई भी देश अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकता है जब तक वो देश के सभी वयस्क नागरिक, दैट मीन्स जो भी 18 या 18+ है, उनको वोट का अधिकार नहीं देता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ 1947 से पहले की बात अगर हम करते हैं, तो 1947 से पहले इंडिया डेमोक्रेटिक नहीं था। तो क्या तब सब लोगों को वोट देने का अधिकार था? तो नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी देश रहे हैं जो कि उन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आ चुकी है, बट वहाँ पर जैसे महिलाएं हो गई, उनको वोट का अधिकार नहीं मिला है। जैसे काले लोग हैं, उन्हें वोट का अधिकार नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे देश रहे जहाँ पे डेमोक्रेसी आने के बाद भी वोटिंग राइट नहीं मिला हुआ है। जैसे कि आप अमेरिका को ही ले लीजिए, उसमें 1964 के बाद जो भी आपका ये भेदभाव है और बहुत ही सारी चीज़ें तो बाद में देखी गई है, ठीक है। बट इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें 15 अगस्त 1947 का आज़ादी के साथ ही हर एक चीज़ को रोक दी गई है, ठीक है। सबको वोट देने का अधिकार है, कोई भी भेदभाव नहीं होना है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है, किसी के साथ भी मिसबिहेवियर नहीं करना है, और किसी के साथ भी किसी भी आधार पर, जैसे धर्म, जाति, इस सब के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। बट हमेशा से ही ऐसा नहीं रहा है। आपको पता ही है कि 1947 से पहले जब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी, तब क्या सब लोगों को वोट देने का अधिकार था? तो नहीं। जैसे कि अमीर, वोट देने का मतलब राइट तो था, बट किन लोगों का? तो उन लोगों को जो पुरुष होते थे और जो अच्छे खासे पैसे वाले, जिनके पास ज़मीन हो, पैसे जैसे रिसोर्सेज थे, ठीक है। तो केवल उन लोगों को वोट देने का अधिकार था, पैसे हो, पढ़े लिखे हो और पुरुष हो, ये 3 चीज़ें आपसे मांगते थे। बट अब इनके अलावा जैसे औरतें हो गई, गरीब हो गई, किसान, ये सब जो हो गए, तो उन्हें वोट देने का अधिकार फिर नहीं था, ठीक है। तो फिर ये तो अगर वोट देने का अधिकार नहीं है, दैट मीन्स इक्वालिटी नहीं है, तो फिर तब आपका डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था इंडिया में, ठीक है। तो बहुत लोगों ने इसके खिलाफ संघर्ष करा है, लोगों ने मांग की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट उनके अधिकारों का सिर्फ दबदबा करा गया, उनके अधिकारों की मांग को ठुकरा दिया गया, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने उनकी एक पत्रिका थी, ठीक है, यंग इंडिया पत्रिका, तो उसमें गांधी जी ने कुछ लिखा है कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार था जिनके पास संपत्ति हो और उसके पास पढ़ाई लिखाई की डिग्री हो। बट
जैसे महिलाएं हो गई, किसान वगैरह हो गए, तो इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो वही गांधी जी ने कहा कि ये विचार बिल्कुल भी सही नहीं है कि जिसके पास संपत्ति है वोट तो वोट दे सकता है, पर जिसके पास संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट ना दे, बल्कि वो तो और दिन भर पसीना बहा के अपनी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, तो फिर वो वोट क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये गांधी जी के कुछ बातें हैं जो उनके मन में थी, तो इस मैगज़ीन के थ्रू, उन्होंने पत्रिका के थ्रू जाहिर की है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बताया गया है कि संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं रहा है जिसने अपनी खुद की इच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ बांटी है। ऐसा उसने कुछ नहीं करा है जिससे कि लोग भी सरकार के कार्यों में भागीदारी ले सके, या जो भी उन्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने हो वो एक्सप्रेस कर सके। तो ऐसा कोई भी देश नहीं रहा है, हर जगह लोगों को संघर्ष करने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब तो इसीलिए लोगों ने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करा है वोटिंग के लिए। तो अब आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, ठीक है, और इंग्लैंड की बात करेंगे। ठीक है, तो महिलाओं के द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने, तो वहाँ पर जो विमेंस थी वो वोटिंग के लिए स्ट्रगल कर रही थी, और जब वो स्ट्रगल कर ही रही थी तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की बात नहीं हो रही है, ये उससे पहले की बात हो रही है, जब महिलाएं चाहती थी कि हाँ उन्हें वोटिंग राइट मिले। बट जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, ठीक है, तो उस दौरान ये जो इन्होंने मताधिकार के लिए जो आंदोलन किया था वो उसने और मजबूती पकड़ ली। बट आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, जब आपका ये फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तब बहुत सारे पुरुष तो लड़ाई में गए होंगे, तो अब उनकी जगह काम कौन करेगा फैक्ट्री वगैरह में? तो महिलाएं वो काम कर रही थी जो पुरुष पहले करते थे। तो बहुत सारे रूढ़िवादी लोग थे जो सोचते थे कि नहीं, महिलाएं काम नहीं कर सकते, बट अब तो महिलाएं उन कामों को भी कर रही है जो पहले पुरुष करते थे। तो उन रूढ़िवादी लोगों ने कहा, सोचा कि यार हमने क्या सोच बना रखी थी, महिलाएं भी वो काम कर सकती है, हम गलत थे, ऐसा लोग सोचते हैं। फिर महिलाएं भी वो काम करती है और उनको इस लायक समझा जाता है कि हाँ अब ये भी पुरुषों के बराबरी पर आके अपने डिसीजन ले सकती है। तो ऐसी ऐसी बातें होती है बीच में। और जो ये इन्होंने जो वोटिंग के लिए जो ये आंदोलन किया था वो किस नाम से जाना जाता है? महिला मताधिकार आंदोलन, जिसे इंग्लिश में सफरेज मूवमेंट कहा जाता है। और सफरेज का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सफरेज? सो वोट देने का अधिकार, ठीक है। और तो महिला मताधिकार आंदोलन की जो भी साथी थी, जो भी उसमें इंक्लूड थी, तो उन्होंने मांग की कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार हो, उनकी आवाज़ सुनी जाए। तो इसके लिए उन्होंने अपने आप को जगह जगह पर लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। कई हड़तालें, मतलब बहुत से औरतों ने हड़ताल करी, बहुत सारी जेल गई, बहुत ने क्रांति करी। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें अपनाई उन्होंने वोटिंग के लिए, ठीक है। तो अमेरिका में औरतों को वोट का अधिकार आपको 1920 में मिला है, और इंग्लैंड में औरतों को वोट का अधिकार 1928 में मिला है। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सऊदी अरब में औरतों को वोट का अधिकार कब मिला है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो जाता है, चैप्टर 3 देख लेती है एक बार ऐसे में, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आपका चैप्टर 3 ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।